आप सभी को नमस्कार। तो जैसा कि परिचय से आपको पहले प्राप्त हो चुका है, मेरा नाम राजेश बहुगुणा है और मैं रहने वाला ऋषिकेश का हूँ। तो जैसा कि स्मृति जी ने पहले पोस्ट के ज़रिए आपको बताया था कि मैं लगभग 2004 से एक शिक्षा के काम में जुड़ा हुआ हूँ। तो उस शिक्षा की एक तरीके से शोध यात्रा में मेरे क्या अनुभव रहे, किस तरह की कहानियाँ मेरे सामने आई, मैं उसे आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो मेरा आग्रह था कि एक बार कमेंट में मुझे ये पता चल जाता कि मेरी आवाज़ साफ़ आ रही है या नहीं आ रही है, तो फिर मैं अपनी बात को शुरू करूँ। जी। तो जिस तरह की मेरी यात्रा रही है और जिस तरह से मेरे अनुभव रहे हैं, वो कोई बहुत व्यवस्थित ढंग से नहीं रहे हैं, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में जुड़ना भी मेरा कोई बहुत सोच समझ कर के नहीं हुआ। एमए करने के बाद जैसा कि आम भारतीय समाज में एक युवा के सामने ये प्रश्न आता है कि क्या किया जाए, तो कुछ मित्रों का ऐसा सलाह रही, क्योंकि बचपन से एक क्वालिटी आप कह सकते हैं कि मेरा जीके, जिसको आजकल जीके कहते हैं सामान्य भाषा में, मुझे किताबें पढ़ने का, अखबार पढ़ने का बचपन से थोड़ा शौक रहा। तो इस वजह से जो सामान्य दुनिया की जानकारियां हैं वो मुझे थोड़ा अच्छे से आती थी। तो मित्रों ने कहा कि तुम सिविल सर्विस की तैयारी कर सकते हो। तो मुझे भी लगा कि सिविल सर्विस की तैयारी की जा सकती है, तो मैंने वो तैयारी करनी शुरू की। और 6 महीने के बाद मुझे लगा कि कोई ऐसी जगह मिलनी चाहिए जहाँ ठीक-ठाक सा कोई लाइब्रेरी हो और पढ़ने का कुछ समय मिले, जहाँ पढ़ने-पढ़ाने का कुछ माहौल हो। तो फिर चूँकि पवन कुमार गुप्ता जी से परिवार परिचित था और वो शिक्षा के क्षेत्र में कुछ काम कर रहे थे, तो उनसे मैंने आग्रह किया कि मैं आपके पास आना चाहता हूँ, और चूँकि मैं तैयारी कर रहा हूँ, तो मुझे आपकी लाइब्रेरी का उपयोग करने दिया जाए, और उसके बिहाफ़ में, उसके बदले में कुछ जो भी आप मुझसे सहयोग माँगेंगे, मैं वो करने को तैयार हूँ। तो जब मैं वहाँ गया, तो सिद्ध की लाइब्रेरी अपने आप में बहुत एक समृद्ध लाइब्रेरी है, और तो वहाँ मुझे लाइब्रेरी पढ़ने का मौका ही नहीं दिया, बल्कि लाइब्रेरी का चार्ज भी दे दिया गया, और कक्षा 10 को सामान्य ज्ञान पढ़ाने के लिए मुझे एक तरीके से कहा गया। तो चूँकि हमारे जो डिसीजन होते हैं, वो डिसीजन ज़्यादातर वातावरण के प्रभाव और दबाव में होते हैं। तो जैसे सिविल सर्विस करना, या उससे पहले भी मैंने अ, एक घरेलू उद्योग डालने की कोशिश की थी, मशरूम वगैरह। तो बहुत बात अब समझ में आता है कि ये जो सारे हमारे डिसीजंस होते हैं, ये डिसीजन
हमारे वातावरण, जिस वातावरण में हम पलते हैं, बढ़ते हैं, जो हमारे आस-पास मित्रों का प्रभाव होता है, प्रभाव या दबाव में हम अपने डिसीज़न्स को लेते हैं। हमारी शिक्षा में ऐसा कोई डिज़ाइन नहीं है कि एक बच्चे को किसी, जब वो युवा हो जाए, 12 सा जब वो 12-13 साल, 15 साल की तथाकथित शिक्षा को पूरा करके, जब वो अपनी ज़िंदगी के लिए कुछ निर्णय लेने की कोशिश करे, तो कम से कम वो किसी प्रभाव या दबाव से मुक्त रहे। तो ज़ाहिर है, मैं भी उसी दबाव प्रभाव में सिविल सर्विस की तरफ गया, लेकिन 6 महीने सिद्ध के स्कूलों में पढ़ाते हुए कब सिविल सर्विस की अ, तैयारी पीछे छूट गई और कब मुझे शिक्षक बनने में थोड़ा मज़ा आने लगा, अभी मैं इसे मज़ा ही कहूँगा, क्योंकि बहुत ऐसी कोई समझ तो नहीं थी। मोटे तौर पर जैसा माना जाता है कि अच्छा, बच्चों को पढ़ा लिखा जाए तो इनकी ज़िंदगी बन जाएगी, है ना? इनको कुछ स जनरल नॉलेज दे, चूँकि हम शहर के हैं और हमको हमारे पास थोड़ा एक्सपोज़र ज़्यादा है और हमारे पास जानकारियाँ थोड़ा ज़्यादा हैं, तो वो इनको भी होनी चाहिए। इसी इसी भाव के साथ कुछ अ, कुछ मज़ा सा आने लगा। गाँव के बच्चे थे, सरल-सीधे बच्चे थे। तो धीरे-धीरे जब पढ़ाते-पढ़ाते बहुत सारे दौर से गुज़रा। एक दौर वो गुज़रा जब मुझे लगता था कि मुझे हर एक अक्षर किताब का बच्चे को बता देना है। हर एक शब्द जो किताब में लिखा हुआ है, मुझे उसका अर्थ उसको समझा ही देना है। एक दौर वो भी था जब मुझे लगता था कि जिस चैप्टर को मैं पढ़ा रहा हूँ, वो चैप्टर इसकी ज़िंदगी में बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभाने वाला है, चूँकि वो उस किताब में दिया हुआ है और वो किताब किसी विद्वान आदमी ने लिखी है। ऐसा तो भरोसा किया ही जा सकता था। लेकिन चूँकि सिद्ध कोई साधारण स्कूल चलाने वाली कोई संस्था नहीं थी, वहाँ मुख्यतः आधुनिक जो शिक्षा प्रणाली है, जिसको सामान्यतः लोग मैकॉले शिक्षा प्रणाली भी बोलते हैं, या जो भी उसको नाम दें, बेसिकली इसके विरोधाभासों को लेकर के और इसके जो प्रभाव हैं, उनको लेकर के काफ़ी ज़्यादा विचार-विमर्श चलता था, सोच चलता था। तो धीरे-धीरे ये पकड़ में आया कि जो हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वो बच्चे की ज़िंदगी में तो कुछ ख़ास काम आने वाला नहीं है, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में भी वो कोई ख़ास काम आया नहीं। और हकीकत, अगर मैं अपनी बात कहूँ, तो मुझे तो ये भी नहीं पता कि एमए तक मैं पास भी कैसे हुआ, है ना? कैसे हम पास हो जाते थे, कैसे हमने हाई स्कूल पास कर लिया, क्योंकि कोई ना तो विषयों के प्रति कोई रुचि, तो ये जो वातावरण हमारे चारों तरफ है, है ना? ये जो सामाजिक वातावरण जिसकी बात मैं कर रहा हूँ, है ना? जिसमें हमारा माता-पिता आते हैं, हमारे परिवार आता है, हमारा पास-पड़ोस आता है ना? फिर स्कूल उसका एक हिस्सा है, फिर उसका मीडिया अब एक हिस्सा हो गया है, सरकार उसका एक हिस्सा हो गई, तो ये कुल मिला के ये हमारा वातावरण है। तो पहली बात जो निष्कर्ष के रूप में मुझे पकड़ में आई कि शिक्षा कोई क्लासरूम में देने वाली चीज़ तो है नहीं, एक बात। दूसरी बात, मुझे ये समझ में आया कि मेरा बच्चा क्लासरूम के अलावा बाकी समय हर समय मुझसे कुछ ना कुछ सीख रहा है। क्लासरूम में वो मुझसे ट्रेनिंग ले रहा है कि कैसे मैं सोलर सिस्टम को लिखूँ, कैसे मैं उसके ग्रहों के नाम नाम याद रखूँ, या कैसे मैं हिस्ट्री में डेट्स को याद रखूँ, कैसे मैं राजाओं के नाम याद रखूँ। तो बेसिकली क्लासरूम टीचिंग को मुझे लगा कि वो एक ट्रेनिंग का पार्ट है। ठीक है, वो भी एक हिस्सा हो सकता था। लेकिन धीरे-धीरे समझ में आया कि ये जो बच्चा मेरे पास आ रहा है, ये बच्चा किसी वातावरण का हिस्सा है, और उस वातावरण में केवल मैं नहीं हूँ अकेला जो उसे शिक्षा देने का प्रयास कर रहा है। उसके माता-पिता हैं, उसके परिवारजन हैं, और उसका आस-पड़ोस, समाज, टीवी, सब। अब तो हमारे घर में जो सबसे बड़ा गुरु टीवी के रूप में आ ही गया है, और अब उसका छोटा भाई मोबाइल तो अब हर हाथ में आ ही गया है। तो ये सब हमारी शिक्षा प्रणाली का हिस्सा हैं। हम चाहें ना चाहें, पर ये हमारी शिक्षा प्रणाली का हिस्सा है। तो इस तरह से धीरे-धीरे ये पकड़ में आया कि आधुनिक शिक्षा की जो ये प्रणाली है, जिसमें हमने तो आधुनिक शिक्षा प्रणाली में ये जो हमने 2-3 भ्रम हमने पाल लिए, ये थोड़ा पकड़ में आते हैं। एक भ्रम हमने ये पाल लिया कि शिक्षा देने का काम स्कूल का है। तो माता-पिता ने अपनी ज़िम्मेदारी से मुँह मोड़ लिया। तो अभी जो 3 साल का बच्चा या 2.5 साल का बच्चा हम स्कूल भेज दे रहे हैं, और माता-पिता ये मान रहे हैं, हम ये मान रहे हैं कि हमने अपने बच्चे को ठीक से कपड़े पहना दिए, ठीक से उसको किताब कॉपी दे दी, टाइम से फीस भर दी, है ना? और
ठीक से स्कूल भेज दिया टाइम से, तो ये उनको लगता है कि हमारे बच्चे की शिक्षा में केवल यही हमारा एक पार्ट है ना? फिर दूसरी तरफ अब सिस्टम का बहुत विश्लेषण ना करें, पर मोटे तौर पे देखें कि अगर बच्चे को अगर हम बाकी वातावरण से हटा भी दें, तो अपने माता-पिता और शिक्षक ये 2 वैसी शख्सियत हैं जिनके साथ वो ज़्यादातर समय टच में रहता है ना? मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी, है ना? और 8वीं तक मतलब जो जिसको आज की भाषा में हम 8वीं क्लास कहते हैं, जो भी 12-13 साल की एक उम्र होती है ना? ये उम्र में बच्चा अपने शिक्षक के प्रति एक बड़ा भरोसा रखता है। वो भरोसा धीरे-धीरे टूटने लगता है, वो एक अलग घटना है ना? उसपे हम आगे बात कर सकते हैं, है ना? तो इस तरह से ये देखा गया कि माता-पिता ने जब अपनी ज़िम्मेदारी खत्म कर दी, तो और शिक्षक ने क्या किया, शिक्षक के लिए ये हो गया कि उसकी ज़िम्मेदारी इतनी है कि मेरे पास एक चैप्टर है, जिस चैप्टर में जैसे मैं ज्योग्राफी और हिस्ट्री को पढ़ाता था, तो मेरे पास एक चैप्टर है सोलर सिस्टम, मैंने वो सोलर सिस्टम पढ़ाया और बहुत मेहनत करके पढ़ाया। जितनी भी मेथोडोलॉजी हैं, तमाम तरह के प्रयोग किए, है ना? क्योंकि हम एक एक्सपेरिमेंटल स्कूल थे, तो हमारा प्रयास रहता था कि अच्छा, तो बच्चों को चित्र भी दिखाया जाए, वीडियो भी दिखाया जाए। मान लिया जाए मैंने बहुत अच्छे से उसको सोलर सिस्टम भी समझा दिया और उसके बाद मैंने उनसे क्वेश्चनिंग की और उन्होंने आंसर दे दिए, तो मुझे लगता है कि मैंने अपना काम पूरा कर दिया। अब मजेदार बात ये है कि बच्चा इसके बीच में कहाँ कहाँ उसकी परेशानी बढ़ रही है, क्योंकि शिक्षक ने सब्जेक्ट पढ़ाया और उसने उसकी जिम्मेदारी पूरी हो गई शिक्षा की, और माता पिता ने उसको स्कूल भेजने के संबंधित जितने भी भौतिक क्रियाकलाप थे वो पूरे कर दिए। लेकिन अब मजेदार बात ये देखिए कि एक बच्चे से एक शिक्षक क्या डिमांड कर रहा है। एक बच्चे से शिक्षक क्या डिमांड कर रहा है? वो ये डिमांड कर रहा है कि मेरा बच्चा सत्यवादी भी बने, मेरा बच्चा निडर बने, मेरा बच्चा साहसी बने, है ना? वो उस तरह की उससे बिहेवियरल डिमांड करता है, जो व्यवहार की जो हमारी माँग है बच्चे से। माता-पिता भी चाहते हैं कि उसका बच्चा सच बोले, उसका बच्चा अपने अपने सामान को सँभाल कर के रखे, वो अपने छोटे भाई-बहनों से प्यार से रहे, बड़े-बड़े भाई-भाइयों के साथ थोड़ा आदर के साथ रहे, है ना? अपनी ज़िम्मेदारी को समझे। ये जो भी कुछ हमारे मानवीय जिसको हम मानवीय गुण बोलते हैं। अब मज़ेदार बात ये है कि ना तो माता-पिता मानवीय गुण देने का कोई डिज़ाइन उनके पास है और ना स्कूल के पास कोई डिज़ाइन है, लेकिन डिमांड है। बच्चे से हमारी डिमांड है ना? एक शिक्षक के सामने उसका बच्चा अगर उसकी अवहेलना कर दे, तो ये शिक्षक के लिए मरने जैसी बात हो जाती है। तो इससे क्या हुआ है कि बच्चे का शिक्षकों से और माता-पिता से दूरी बढ़ गई है, क्योंकि आप मुझसे वो डिमांड कर रहे हैं जो आपने मेरे को प्रोवाइड ही नहीं करवाया, है ना? आपने मुझसे सोलर सिस्टम पढ़ाया, मैं अगर अगर मैं विद्यार्थी उस समय मतलब मुझे अपने समय में विद्यार्थी जीवन में अगर मुझे ये बात कोई पकड़ में आती, तो मैं अपने शिक्षक से ये कहता कि आपने मुझे सोलर सिस्टम पढ़ाया था और मैंने आपके सोलर सिस्टम को ठीक से पढ़ लिया है। आपने जो क्वेश्चन मुझसे पूछे मैंने उनका जवाब भी दे दिया है। माता-पिता से भी ये कहा जा सकता है कि आप मुझे स्कूल भेज रहे हैं, उसके बदले में मार्क्स ला ही रहा हूँ। तो फिर आप मेरे बैड हैबिट से परेशान क्यों हैं? क्योंकि गुड हैबिट्स का मेरे पास क्या स्कोप है? सिवाय हमारे पास अभी अपने बच्चे को जिसको हम जिसको हम हैबिट्स की बात कर रहे हैं, जिसको हम मानवीयता की बात कर रहे हैं, सिवाय उपदेशों के हमारे पास बचा क्या है? हम खाली उपदेश देने की आदत है। तो स्कूल में भी ऐसा ही होता है, साल भर में 6 महीने में गुरुजी कुछ उपदेश दे देते हैं, कुछ बाहर से आ जाता है। तो कुल मिला के ये जो बच्चा पिस रहा है इस पूरी पूरे सिस्टम में, बाकी तो सब कहानी गो जोड़ घटा के बहुत सारी लंबी बन ही सकती है, पर मोटे तौर पे मुझे ये दिखता है कि ये जो बच्चा है, ये अपने माता-पिता और अपने अपने शिक्षक के बीच में पिस रहा है, क्योंकि दोनों उससे उस व्यवहार की डिमांड कर रहे हैं, जिस व्यवहार को समझाने का, जिस व्यवहार का हमारे पास हमने उसे सिखाने का, समझाने का हमारे पास कोई डिज़ाइन ही नहीं। है ना? एक सामान्य बच्चे की अगर आप ज़िंदगी देखें, है ना? कभी-कभी मुझे लगता है कि हम बहुत भाग्यशाली थे कि हम सरकारी सिस्टम में पढ़े और सरकारी सिस्टम जिस तरह का लूज़ था, है ना? उसमें कम से कम स्कूल बंद होने के बाद समय हमारा होता था, तो हम भाग सकते थे, दौड़ सकते थे, खेल सकते थे, झगड़ सकते थे, है ना? अभी तो स्थिति ये है कि एक बच्चा जो सुबह 6 बजे से लेकर के और शाम 8 बजे तक इतना व्यस्त चल रहा है कि उसके पास उन सब चीज़ों के लिए समय नहीं है जो एक सामान्य बच्चे का हक है। तो इस तरह से सिद्ध में इन 3-4 चीज़ों पे हमारा ध्यान गया,
और बहुत सारे विचार-विमर्श, बहुत सारे सेमिनारों के ज़रिए और बहुत सारे प्रयोगों के ज़रिए, तो ऐसी बहुत सारी बातें मुझे समझ में आई। तो उसमें जैसे मैं आपको एक छोटी-सी बात बताता हूँ, जब धीरे-धीरे हम थोड़ा-सा सचेत हुए अपने शिक्षकपन के प्रति और देखिए ये सचेत हम कैसे हुए? सामान्यतः हमारे मेरे पास कोई समझ नहीं थी शिक्षा की, ऐसा कोई बैकग्राउंड भी नहीं था। ये ठीक है कि मेरे पिता एक गांधीवादी रहे हैं, है ना? उन्होंने अपना जीवन एक तरीके से सामाजिक कार्यों में लगाया है, लेकिन उनका एक अपना डिज़ाइन था कि वो हमारे ऊपर कोई बात थोपते नहीं थे। और युवावस्था में तो वैसे भी बाप-बेटे के बीच में हमारा ये जो पूरा शिक्षा का डिज़ाइन है, वो तो तय ही है कि युवा और बाप के बीच में कोई बात होनी नहीं है, सिवाय इस बात के कि पैसे दे दीजिए और कपड़े सिला दीजिए और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें। तो जैसे-जैसे हम सचेत हुए, तो हमको पहली बात मुझे ये पकड़ में आई कि देखिए हर बच्चा जब स्कूल आता है, तो उसे स्कूल आने से भय क्यों है? ये क्यों हम भय से घबराते हैं? फिर यहाँ पर चूँकि हमारा परिचय श्रद्धेय नागराज जी से हो रहा है, उनका एक मध्यस्थ दर्शन है जिसके आधार पे वो इस अस्तित्व की बहुत सारी उलझनों को सुलझाते हैं, बहुत सारे उनके दर्शन पे कभी हम अलग से बात करेंगे। तो कुल मिला के उनके कहे अनुसार जो मुझे भी ठीक लगते हैं कि मनुष्य को 4 प्रकार के भय होते हैं, है ना? एक उसको प्राण भय होता है कि मुझे कोई जान से ना मार दे, है ना? उसे फिर अपना पद भय होता है कि जिस पद पे मैं हूँ, जिस अधिकार के पद में मैं हूँ, वो पद मुझसे ना छिन जाए, है ना? फिर एक धन भय होता है कि जो मेरे पास धन संपत्ति है, वो मुझसे ना छिन जाए और एक मान भय होता है कि मेरी मेरी जो पहचान है, मेरी जो प्रतिष्ठा है, मेरा जो पद है, जो जो मेरी पहचान है, सम्मान है, वो खत्म ना हो जाए। तो फिर इस बात पे सोचना शुरू हुआ कि एक बच्चे को स्कूल में अगर हम किसी ऐसे जगह पर नहीं है जहाँ रोज़ बम फूट रहे हों या कोई बड़ी दुर्घटनाएँ घट रही हों। सामान्यतः अगर हम हिंदुस्तान की बात करें, तो हिंदुस्तान के 99% स्कूलों में बच्चे को कम से कम प्राण भय तो नहीं है, है ना? उसके बाद उस ऐसा नहीं है कि बच्चे को ये डर हो कि मैं स्कूल जाऊँगा और मैंने झूठ बोल दिया या मैंने कोई सवाल का जवाब गलत दे दिया, तो मुझे जान से मार दिया जाएगा, ऐसा कोई उसे को भय नहीं है। पद का भी उसको बहुत भय नहीं है ना? क्योंकि उसके पास कोई ऐसा अधिकार का पद होता भी नहीं है स्कूल में और धन का भी उसको कोई भय नहीं है। तो जो ले दे कर के बचता है, एक स्कूल में बच्चे के लिए मान भय सबसे ज़्यादा काम करता है और एक यही भय है जिसकी वजह से आज बच्चा स्कूल नहीं जाना चाहता। क्योंकि स्कूल एक ऐसी जगह बन गई है जहाँ बच्चे को ये पता चलता है कि मुझे क्या नहीं आता है, उसे उसकी कमियाँ पता चलती हैं और न केवल पता चलती हैं, बार-बार उसको उसको इंगित किया जाता है, उसको समझाया जाता है कि आपकी ये कमियाँ हैं, आपको दूर करनी है। और कमियाँ भी क्या हैं? हमने एक सोसाइटी फ़ॉलो की है, एक सोसाइटी के कुछ नॉर्म्स फ़ॉलो किए हैं और हमको लगता है कि हमने ठीक फ़ॉलो किए हैं, तो बेसिकली हम किसी पैरामीटर में, किसी फ्रेमवर्क के लिए उसको तैयार कर रहे हैं। तो अब ये भय कैसे दूर हो? क्योंकि शिक्षक सामान्यतः मैं ये देख पाया मैंने अपने अपने साथ जब भी मैंने अपने अंदर ध्यान दिया, कि सामान्यतः एक शिक्षक शासक की भांति होता है, कम से कम क्लासरूम में। चाहे वो किसी प्राइवेट स्कूल में हो, चाहे वो किसी सरकारी स्कूल में हो या वो किसी ऐसे खतरनाक से स्कूल में हो जहाँ के प्रिंसिपल उसको बहुत दबाते हों या बहुत परेशान करते हों। इसके बावजूद जिस क्षण वो अपनी क्लास में होता है 20 मिनट के लिए, 30 मिनट के लिए उस वहाँ वो बेताज बादशाह होता है। उस बेताज बात वो जो बादशाही उसकी है, वो मुस्कुराएगा तो बच्चे मुस्कुराएँगे, उसका मूड ऑफ है तो बच्चे घबराए रहेंगे। वो जिस बात पे हँसेगा, ये सामान्यतः जैसे आप लोगों ने ऑफ़िस में काम किए हो और कोई आपके बॉस की मीटिंग हो तो बॉस का चुटकुला कितना भी खराब हो, हँसना ही होता है। ऐसे ही बच्चों के लिए एक अलिखित नियम है कि जो गुरुजी ने कहा वही सही। तो सबसे पहला काम जिससे मेरी यात्रा शुरू होती है कि मुझे ये लगा कि मुझे अपने बच्चे का मान भय तो कम करना है। और ये कैसे कम करना है? ये ऐसे कम करना है कि मुझे शासक तो नहीं होना है। मैं इन पे शासन करने के लिए नहीं बैठा हूँ। और मुझे अब जब चूँकि 15 साल हो गए हैं, तो अब तो ये समझ में आता है कि दुनिया की मुख्यतः जो हर परेशानी की जड़ है, वो यही है कि शासन करने की जो इच्छा है, घर में, परिवार में, है ना? एक सास-बहू के बीच में, पिता-पुत्र के बीच में, सारा खेल शासन का ही है। शासन का इतना ही मतलब है कि मेरी चले, मेरी कितनी चलती है। हमारी जितनी मेरी चलती है, उससे मैं अपने सम्मान को आँकता हूँ।
तो मेरी चलेगी ज़्यादा तो मेरा सम्मान बढ़ेगा। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा चलाने के लिए हम शासक होना बहुत पसंद करते हैं। जिसकी जो हैसियत होती है, कोई एक एक पिता की हैसियत या एक माँ की हैसियत घर में शासक होने की हो जाती है, तो वो हो ही जाती है। एक सास की हैसियत होती है, तो वो हो ही जाती है ना? तो कुल मिला के मैंने अपने को ये पाया कि शासक होने से बचना है, तो बच्चों लेकिन फिर दूसरी समस्या ये आ रही थी कि क्योंकि हम बोलते थे कि शिक्षक कैसा होना चाहिए, तो ये पकड़ में आया कि फिर एक प्रयोग हुआ कि अच्छा मित्र भाव में रहा जाए। लेकिन हमने तो मित्रता को भी ठीक से नहीं समझा है, क्योंकि मित्रता का तो अभी मतलब यही है कि मैं आम चुराने जा रहा हूँ, तू भी चल, ये मित्रता है। मैं शाम को पैग लगाने जा रहा हूँ, तू भी चल, ये भी मित्रता है ना? ठीक? तो जब मित्रता को नहीं समझा, तो मित्रता का बेसिक मतलब ये होता है कि जिसमें हम हुड़दंग कर सकें, जिसमें हम कुछ नियम कायदों को तोड़ सकें। तो जब बच्चों के साथ मित्रता करने गए, तो वो एक समस्या समझ में आई कि अब बच्चा तो मान के चल रहा है कि गुरुजी तो दोस्त हैं, तो इनके साथ तो कुछ भी कर सकता है। तो पता लगा कि आपको बोला था कि आप एक पेज ये लिख करके लाएँगे, उसने कहा गुरुजी मेरे को टाइम ही नहीं था, मैं तो खेलने जा रखा था। तो धीरे-धीरे ये समझ में आया कि एक शिक्षक कोई एक फ्रेमवर्क में नहीं हो सकता। हो सकता है कभी-कभी उसको एक अधिकार के साथ बात भी करनी पड़ सकती है। मूल बात ये है कि आपके अंदर क्या चल रहा है। तो जो पहली बात मुझे समझ में आई और जिसमें मैं थोड़ा-सा सफल अपने को मानता हूँ कि मैंने बच्चों का मान-भय दूर करने का प्रयास किया। इसका तो क्या किया? क्लास में गए और क्लास में ये सब इस सबको ये भी समझा जाए कि अभी हम स्कूल सिस्टम की बात कर रहे हैं, है ना? अभी हम किसी आदर्श शिक्षक से मैं अपनी कहानी में एक स्कूल सिस्टम की बात कर रहा हूँ कि क्या-क्या जुगाड़ करने पड़े। मैं इसे जुगाड़ ही बोलता हूँ क्योंकि अगर आप मानव की दृष्टि से देखेंगे, मानवता की दृष्टि से देखेंगे तो स्कूल अपने आप में कोई नेगेटिव डिज़ाइन है, वो अपने आप में कोई डिज़ाइन ही नहीं है, है ना? वो ह्यूमैनिटी के खिलाफ एक षड्यंत्र जैसा मुझे दिखता है ना? तो ख़ैर लेकिन चूँकि हम स्कूल को बंद नहीं कर सकते थे, स्कूल को हटा नहीं सकते थे, है ना? तो क्या कर सकते थे? तो कुछ जुगाड़ जैसे जिसको मैंने कहा, तो पहला काम हमने किया कि हमने क्लासरूम में शुरू के 15 दिन, 20 दिन हमने इस बात पे चर्चा की कि देखो एक क्लासरूम को चलाने में क्या-क्या डिस्टर्बेंस आते हैं। तो क्यों ना हम अपने क्लास का कोई संविधान बना सकते हैं क्या? कि भई ये चीज़ें होंगी क्योंकि जब हम एक सिस्टम में फँसते हैं, तो ये सिस्टम की मजबूरी है। ये सिस्टम में काम करने की मजबूरी है कि कोई अधिकार होगा, कोई नियम होगा और नियम का उल्लंघन होगा तो कोई कोई एक दंड होगा। तो ये तो क्लासरूम के साथ क्या किया कि एक संविधान जैसा बनाया कि इन-इन बातों से डिस्टर्ब करते हैं और अगर इन-इन बातों को तो इन-इन बातों से तो 4-5 चीज़ें आई कि बच्चे डेस्क बजाते हैं, बच्चे शोर करते हैं या बच्चे एक-दूसरे से बात करते हैं, छीना-झपटी। तो ऐसे करीबन 50 एक चीज़ों की लिस्ट बच्चों ने निकल आई। तो वो जो मुझे उस लिस्ट के निकल आने की इतनी खुशी नहीं है, लेकिन उस दौरान जिस दौरान मैं बच्चों से ये काम कर रहा था, तो पहली बार बच्चे जिस तरह से खुश होकर के और जिस भाव से तो अब यहाँ पर वो मित्र भाव की जो मित्रता वाली जो जो ये मतलब एक तरीके से अपरिपक्व वाला जो दोस्ती है, वो समस्या भी खत्म हो गई, है ना? लेकिन ये पकड़ में आया कि बच्चे उस दौरान जिस तरह से भाग ले रहे थे और उनको लग रहा था कि अब ये हमारी ज़िम्मेदारी है ना? और मुझे उस संविधान के बनने के बाद बहुत आसानी हुई, कम से कम क्लासरूम में, है ना? मुझे बच्चों को डाँटना नहीं पड़ा, क्योंकि जब कोई उल्लंघन होता था तो बाकी बच्चे खुद ही उसको इस तरह से ले लेते थे। तो एक तो ये जो बात है कि हम मान-भय कैसे कम करें? अब ये जो बच्चे का मान-भय है ना? ये जो मान-भय है, ये केवल स्कूल की बात नहीं है, अभी घरों में भी ऐसा हो रहा है क्योंकि जब एक बच्चे को ये दबाव है कि उसको फर्स्ट ही आना है ना? और वो फर्स्ट नहीं आया तो जिस तरह का भी बिहेवियर उसके साथ होता होगा, है ना? उस मान-भय से तो इस समय बच्चा आज के ज़माने में हमारे बच्चे की जो मुख्य समस्या है वो है उसके सम्मान की कोई गारंटी नहीं। उससे बच्चे की तरह बात उससे हमेशा छोटा माना जाता है, वो घर में भी छोटा ही माना जाता है, उसकी इतनी ज़िम्मेदारी है कि वो होमवर्क करे और पढ़ाई करे। तो धीरे-धीरे ये पकड़ में आया कि बच्चे को शरीर से वो ज़रूर बच्चा है, लेकिन मानव केवल शरीर तो नहीं है, इतना तो कम से कम हम सबको एक मोटा-मोटा स्वीकृति है ही, चाहे हम आस्तिक दर्शन वाले हों या नास्तिक दर्शन वाले हों, पर इतना तो समझ में आता है कि कोई एक चीज़ है, जो शरीर से अलग चीज़ है।
है ना? जो शरीर से अलग चीज़ है। तो उसको रिकॉग्नाइज़ किया जाए कि वो आपके जैसा ही है, उसको भी उतना ही बुरा लगता है, उसको भी उतना ही खराब लगता है जब आपको आपको कोई बुरा बोले, जब आपकी कोई अवमानना करे। तो धीरे-धीरे मुझे ये पकड़ में आया कि बच्चों के साथ बातचीत करने का हमारा अंदाज़ भी बदल जाना चाहिए। तो एक छोटी-सी घटना मैं आपको सुनाता हूँ कि एक बिटिया थी, वो अ, इंटरवल के समय क्लासरूम में पढ़ रही थी और मैंने उससे पूछा कि ये तुम क्या कर रही थी क्लास में? कि मैं पढ़ रही थी। अब यहाँ पर जो शिक्षक एक शासक होता है, जब वो शासक भाव में आता है, तो उसका ये मानना होता है कि जो भी स्कूल का नियम, क्योंकि खेलना है तो खेलने का समय है, लंच है तो लंच का समय है, पढ़ना है तो पढ़ने का समय है। तो एक ये भाव जो आया कि ये तो खेलने का समय है, ये पढ़ क्यों रही है? तो मैंने उसको तो धीरे से बोला, मैंने उसको बोला, मैंने कहा, ये कौन-सा पढ़ने का समय है? तो उस बच्ची ने, क्योंकि हमारे रिश्ते थोड़ा ठीक हो गए थे, तो उस बच्ची ने कहा कि अगर ये पढ़ने का समय नहीं है तो फिर ये किस चीज़ का समय है? तो अगर मेरा ध्यान अपने ऊपर नहीं चला जाता, तो फिर मैं उसको शायद डाँट भी सकता था, लेकिन मुझे समझ में आया कि मेरा सवाल ही बेवकूफ़ी भरा था। ये उसका समय था, ये उसका स्वतंत्र समय था, क्योंकि इंटरवल हुआ था, तो ये उसकी मर्ज़ी थी। तो इस तरह से बहुत ऑब्ज़र्वेशन करने के बाद ये पकड़ में आया कि बच्चों के साथ कम से कम बच्चा बन कर के तो बात ना किया जाए। अभी हमारे बच्चों के साथ बात करने में हमारे 2 तरह के मोड ज़्यादा रहते हैं, या तो हम धुतकारते हैं बच्चों को या पुचकारते हैं। पर एक सामान्य आदमी की तरह, एक ज एक 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 परिपक्व आदमी की तरह जितनी उसकी क्षमता है ना? उतनी उससे बात की जानी चाहिए। तो जब मैंने मान भय जिस तरह से दूर किया, एक और कहानी, छोटी-सी घटना एक और है कि अ, मुझे लगता है मैं शायद क्लास 6 में, क्योंकि मैं क्लास 6 का क्लास टीचर भी था, तो एक छोटी बिटिया जो बहुत उसी समय क्योंकि क्लास 6 से शुरू होता था हमारा बोधशाला सिद्ध का स्कूल, तो वो पहले दूसरे दिन आई और वो बैठ कर के कुछ ड्राइंग बना रही थी और मैं कुछ पढ़ा रहा था। तो सामान्यतः एक शिक्षक इसको इसमें बहुत अपमान समझता है। इसे बहुत अपमान समझता है कि उसकी क्लासरूम में अगर बच्चा किसी और एक्टिविटी को कर रहा है, तो उसको उसका गुस्सा बहुत चरम पे होता है, और मुझे भी आया। पर चूँकि सिद्ध का वातावरण ऐसा था कि जहाँ थोड़ा-सा ध्यान चला जाता था, तो अचानक मेरा ध्यान गया और मैंने उसको बोला कि, मैंने कहा, "बेटा, क्या कर रही हो?" और वो जितना घबराई, क्योंकि उसको पता था कि अब क्या होने वाला है, तो मैंने उसकी ड्राइंग की फ़ोटो सबको दिखाई। मैंने कहा कि ये बहुत बढ़िया ड्राइंग है, ये बहुत अच्छी ड्राइंग बनाती है, अब हम इसको दीवार पे डिस्प्ले बोर्ड पे लगा देते हैं। इसके बाद हम अपनी पढ़ाई करेंगे। तो अगले 3 साल तक जिस तरह का रिश्ता उसका मेरे साथ रहा, जिस तरह का कॉन्फिडेंस उसने मेरे पे दिखाया, तो ये जो बच्चे आपके ऊपर कॉन्फिडेंस दिखाते हैं, ये फिर आपको कॉन्फिडेंस देते हैं। तो इस तरह की छोटी-छोटी, छोटी-छोटी बातों से ये पकड़ में आया कि ठीक है, स्कूल सिस्टम अपने आप में एक नेगेटिव सिस्टम है ही, पर इन केस अगर आप स्कूल में शिक्षक हैं, तो भी अगर आप अपने बच्चे के साथ उसका उसका जो मान का भय है, अगर वो खत्म कर दें, उसको आपके ऊपर ये भरोसा हो जाए कि कोई भी गलत जवाब देने से, कोई भी बात कर देने से आप उसकी हँसी नहीं उड़ाने वाले हो, आप उसका अपमान नहीं करने वाले हो, तो मुझे लगता है कि बच्चे के साथ फिर कुछ काम हो सकता है, कुछ बात हो सकती है। तो ये एक सिद्ध की बात रही। उसके बाद फिर 2008 के बाद बहुत सारे पारिवारिक कारणों से मुझे घर आना पड़ा। तो सिद्ध की मेरे जीवन में कुल जमा ये उपयोगिता रही कि मेरे अंदर का जो शिक्षक था, मुझे ये समझ में आया कि शिक्षा अपने आप में क्या चीज़ है, और उसके बाद ये भी समझ में आया कि मुझे लगता है कि पिछले आज़ादी से पहले तो मुझे नहीं पता, पर आज़ादी के बाद मुझे लगता है कि इस समाज में जो भी गड़बड़ें हुई हैं, अगर भारत के शिक्षक कम से कम अपने बच्चों के अंदर ये मान भय खत्म कर देते, तो मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें होती। क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि स्कूलों में बच्चे के अंदर बहुत सारी प्रकार की हीनता आ जा रही है। रंग को लेकर के, कपड़ों को लेकर के, ड्रेस को लेकर के, ऐसी तो अगर आपका ध्यान उधर नहीं है,
तो आप कितना भी अच्छा उसको पढ़ा लें, आप कितनी भी अच्छी बातें उसको बता लें, फाइनली वो जिस मानसिकता को लेकर के जा रहा है, उस मानसिकता में उसके अंदर बहुत सारी हीनताएँ लेकर जा रहा है, क्योंकि हम बहुत छोटी-छोटी बातों पर ध्यान नहीं देते। ऐसे ही एक स्कूल में मुझे 2008 के बाद एक स्कूल में मुझे एज ए हेड काम करने का मौका मिला। तो मैंने ये देखा कि शायद अगस्त का मौसम था या सितंबर का मौसम था और कुछ बारिश हो रही थी और बारिश की वजह से ठंड काफ़ी बढ़ रही थी और उसकी वजह से, क्योंकि हम सब शिक्षकों ने टी स्वेटर पहनी हुई थी, लेकिन बच्चे स्वेटर पहन के नहीं आए। तो पूछा कि भई ये स्वेटर क्यों नहीं पहनी जा रही है? तो बताया कि स्वेटर पहनने की डेट तो निश्चित है, फलाने तारीख अक्टूबर के बाद और जो भी डेट उन्होंने, उसके बाद स्वेटर पहन सकते हैं। तो फिर मैंने अपने शिक्षकों से कहा कि देखिए, आप जब भी किसी शिक्षा सेमिनार में जाएँगे और जब भी आपसे पूछा जाएगा कि आप अपने बच्चों को कैसा देखना चाहते हैं, तो आप बहुत सारे उत्तरों में से एक उत्तर ये देंगे कि हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा अपने विवेक से निर्णय ले। और आप उसे ये निर्णय करने का अधिकार भी नहीं देने चाह रहे हैं कि वो स्वेटर कब पहने और कब नहीं पहने। चलिए, मैं इस बात को मानता हूँ कि बहुत सारे कारणों से आपने स्वेटर का रंग एक कर दिया, हालाँकि ये अपने आप में बहुत एक अजीब-सी बात है, मतलब मुझे तो कुछ खई ख़ास समझ में आती नहीं, पर फिर भी, है ना? बेनिफिट ऑफ द डाउट दे करके ये बोला जा सकता है कि चलिए, स्वेटर का रंग आपने तय कर दिया। लेकिन अगर आप बच्चे को ये डिसीज़न लेने की स्थिति में नहीं देना चाहते कि वो कब स्वेटर पहने, तो फिर वो आगे के डिसीज़न कैसे लेगा? तो ये जो शासक का जो भाव था, ये सिद्ध के दौरान और बाकी दौरान मेरे अंदर बहुत दूर हुआ और उसकी वजह से ऐसा कोई बहुत क्रांतिकारी शिक्षा में मैंने कुछ खास बदलाव तो नहीं ला पाया, लेकिन मैं इतना ये मानता हूँ कि जितने दिन दिन भी मैंने बच्चों के साथ बिताए, कम से कम मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि मैंने उन बच्चों के अंदर कोई हीनता नहीं भरी, है ना? मैंने उनका कोई अपमान नहीं किया और उन्होंने जो मुझे भाव दिया, वो मेरी एक ताकत बनी। तो इसी तरह से तो ये पकड़ में आया कि जैसे दूसरी बात, तो ये जो शासक भाव है, ये मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट बात है। तो अ, थोड़ी-सी सूचना ये है कि मुझे आज हल्का-सा बुखार है, तो मैंने पंखा बंद किया हुआ है, मैं पसीना निकाल रहा हूँ। अभी मैंने 2 गिलास गिलोय के काढ़े पी कर के बैठा हूँ, तो पसीना निकल रहा है, तो मुझे अच्छा लग रहा है। तो बीच-बीच में मैं पसीना पोंछूँ, तो आप लोग उससे असहज मत होइएगा। एक दिन हमारे शिक्षकों से ये बात हुई, ये घटना घटी कि एक बच्चे ने, ऊपर एक जगह कॉपी में डेट लिखी जाती है, तो क्योंकि एक मैडम का ये स्ट्रिक्ट दावा था कि जहाँ पर मैं डेट लिखने को कहती हूँ, मैं वहीं पर लिखूँगी। वहीं पर सबको लिखना है। एक बच्चे ने कहा कि मैडम, मुझे तो यहाँ पर अच्छा लगता है, तो इस बात पर शायद उसकी पिटाई हुई या जो भी हुआ। फिर उससे शिक्षक से ये बात हुई कि ये समझ में नहीं आया कि आपको उस डेट के लिखने से, वहाँ पर लिखने से, आप उसे जो पढ़ाना चाहते थे सब्जेक्ट के रूप में भी जो पढ़ाना चाहते थे, वो उसमें क्या बाधा आने वाली थी। तो फाइनली ये पकड़ में आया कि देखिए, हर अभी ये जो अपनी हमारी हीनता है, तो जो जितना हीन होता है, अपने अंदर जिसका इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स जितना ज़्यादा होता है, वो शासन करना उतना ही ज़्यादा चाहता है। ये एक बहुत मोटी-सी थ्योरी मुझे पकड़ में आती है। तो जब हमारे टीचर के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होगा, वो खुद ही इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स में होता है, तो उस इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स को वो बच्चों के ऊपर शासन करने से उस इन्फिनिटी को दूर निकालता है। इसलिए हर गलती पे डाँटना। तो एक बार मैंने एक छोटा-सा सर्वे बच्चों के साथ किया था। उसमें मैंने बच्चों के सामने ये एक सवाल रखा कि ये बताइए कि जब आप किसी सवाल का आपसे कोई सवाल पूछा जाता है और सामान्यतः बच्चा चुप रहता है, तो आप चुप क्यों रहते हैं? तो एक कारण ये था कि आपको सवाल का जवाब नहीं पता। दूसरा कारण ये था कि अ, आपको जो है सवाल का जवाब पता नहीं है और आपको लगता है कि अगर गलत बोलूँगा तो मार पड़ सकती है। तीसरा जवाब ये था कि मुझे सवाल का जवाब तो पता है, पर ये नहीं पता कि मुझे वो सवाल सही है या नहीं। और चौथा ये था कि अगर मैंने गलत कहा, तो सार्वजनिक रूप से अपमानित किया जाऊँगा।
तो मोस्ट ऑफ द परसेंटेज बच्चों ने इस चौथे जवाब को कहा कि हम सिर्फ इसलिए किसी सवाल का जवाब देने में हिचकिचाते हैं, अपनी बात रखने से हिचकिचाते हैं, क्योंकि जैसा ही कोई फॉल्ट हुआ, पूरी क्लास हंस पड़ेगी, टीचर भी हंस पड़ेगा। और टीचर जितना इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स में होगा वो हंसेगा, तो अगर टीचर बहुत ज्यादा इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स में होगा तो वो उसका अपमान भी कर देगा। तो क्या एक बच्चा जब स्कूल में आ रहा है तो एक शिक्षक होने के नाते हम इस बात को लेकर के आश्वस्त हो सकते हैं कि एक जिंदा आदमी हमारे पास आ रहा है। एक जिंदा आदमी के साथ काम करने का जो अवसर शिक्षकों के पास है वो शायद मतलब किसी और पेशे में नहीं है। लेकिन उस जिंदा आदमी को हम ये जो प्रभावित करना और प्रेरित करने का अंतर नहीं समझ पाते हैं, है ना? तो चूंकि इस पूरी शिक्षा पूरी पिछले 50 सालों से हर आदमी के अंदर बहुत सारी प्रकार की हीनताएं भर गई हैं, तो उस हीनता की वजह से जो भी आदमी हमारे पास आता है हम उसको इम्प्रेस करना चाहते हैं, है ना? धन से, पद से, रूप से। तो ये जो बच्चों के ऊपर शासन करने की बात है, बहुत अच्छा लगता है कि 100 बच्चे आपकी एक आवाज पे एक पंक्ति में खड़े हो जाते हैं, 100 बच्चे आपकी एक आवाज पे कुछ और करने लग जाते हैं, बड़ा मजा आता है देखने में। और यहीं से समझ में आता है कि क्यों ये अधिकारी लोग, क्यों ये नेता लोग इस तरह की भीड़ और इस तरह का आदेश जारी करते हैं, मनचाहे आदेश जारी करते हैं। तो मुझे ये पकड़ में आया कि बेसिकली आदमी आदमी की हीनता की वजह से एक शिक्षक के अंदर कोई इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स है, और वो इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स की वजह से वो कितना भी अच्छा अपने सब्जेक्ट में माहिर क्यों ना हो, वो बच्चे की मानसिकता को खराब करने वाला है। और अगर एक बच्चे के अंदर हीनता भर गई, तो अभी आप देखेंगे कि स्कूल में कुछ बच्चे होते हैं जिनको हम ब्राइट बच्चा बोलते हैं, वो टीचरों के प्रिय हो जाते हैं। तो बहुत सारी संभावना इस बात की रह जाती है कि वो एरोगेंस में चले जाते हैं। तो ये जो ये जो कुल मिलाकर के ये जो मान भय वाला मामला है, एक बच्चा आपके पास आकर के, है ना, आपके पास आकर के एक बच्चा अपने किसी सम्मान से न डरे, अपने किसी अपमान होने के खतरे से न डरे, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। एक तो ये बात हुई। तो इस तरह से अपनी यात्राएं जारी रही, और फिर धीरे-धीरे ये समझ में आता है कि फिर गांधी जी को भी थोड़ा समझने पढ़ने का मौका मिला। और अगर धर्मपाल जी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, तो धर्मपाल जी से भी बहुत सारी बातें पकड़ में आती हैं कि कैसे, है ना? उसके बाद एक रविंद्र गुरु जी हैं, अब तो उनका देहांत हो गया। और उसके बाद श्रद्धेय नागराज जी हैं, जो उनका भी शरीर अंत हो गया है। वो अमरकंटक में रहते थे। उन्होंने कोई एक दर्शन उद्घाटित किया जिसको मध्यस्थ दर्शन हम कहते हैं। तो इसके आधार पे बहुत सारी समझ अपनी बनी है, बहुत सारे प्रयोग अपन ने किए हैं। तो जैसे तो थोड़ा-सा मुझे लगता है कि मैं बहुत एक तरीके से बेतरतीब बोल रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मैं इसी में सहज हूँ, क्योंकि जिस तरह की कहानियाँ समझ में आ रही हैं, जिस तरह की कहानियाँ दिमाग में आ रही हैं, वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। क्योंकि मुझे आपसे क्योंकि आपकी आवाज़ मुझे नहीं सुनाई देगी, तो मैं नहीं मुझे लगता है कि ये कुछ भाषण जैसा ना हो जाए। तो इसलिए मैं एक तरीके से जैसे दोस्तों से बात कर रहा हूँ, तो जो कहानी ध्यान में आ रही है, तो कोई आगे पीछे की हो ही सकती है, तो थोड़ा-सा आप लोगों को मेहनत करनी पड़ सकती है कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो एक स्कूल था यूपी में, जहाँ मुझे एज ए हेड बनाया गया, और एक दिन मैं अपने कक्ष में बैठा था, और मैंने देखा 2-3 बच्चे मेरे पास आ रहे हैं और 2-3 बच्चे मेरे पास आ रहे हैं, और दो बच्चों का चेहरे पे बहुत रौनक और एक तरीके से थोड़ा गर्व की भावना, और जो भी उस समय गुड मॉर्निंग सर, जो भी अभिवादन का उनका तरीका था। उसके बाद उन 2 बच्चों ने बहुत एक तरीके से गौरव के साथ मेरे हाथ में 2 चॉकलेट्स रखी सबने कि सर आज मेरा बर्थडे है। और एक तीसरा बच्चा भी था जो बहुत सकुचाया सा था, और उसने हाथ पीछे छुपा रखे थे, और जब वो 2 बच्चे चले गए तो फिर वो बहुत सकुचाया सा आया, और उसने भी कहा कि मेरा भी बर्थडे है, और उसने शायद एक टॉफ़ी मुझे दी, छोटी-सी 50 पैसे की टॉफ़ी। तो मुझे ये समझ में आया कि देखिए, अगर हमारे शिक्षकों का ध्यान इधर नहीं है,
तो ये जो बच्चा अपने को कम माने बैठा है, इसको इसको हम क्या देने जा रहे हैं? क्योंकि वो जो बच्चों का गौरव था, है ना? तो आज हम जो परेशान हैं कि हमारे बच्चे मनी माइंडेड हैं, है ना? पूरी दुनिया मनी माइंडेड जैसी हो रही है। तो ये जो मनी माइंडेड है, ये तो यहीं से शुरू हो गया। तो अगले दिन मैं फिर पूरे स्कूल को बच्चों को बुलाया और फिर उनके साथ बात की और फिर मैंने उनको थोड़ा-सा ये जो भी चॉकलेट में केमिकल्स वगैरह पड़ते हैं, उस पे बात की और फिर बताया कि आपके इलाके में गुड़ होता है, चना होता है, बहुत सारी प्रकार की बातें होती हैं। और मेरे लिए ये बहुत आश्चर्य की बात थी कि मैंने ये पूरी बात 1 मतलब पूरी क्योंकि वो स्कूल शायद 5वीं से 10वीं के बीच का स्कूल था, लड़कियों का स्कूल था। और उस दिन मेरा एक ये भ्रम हटा कि छोटे बच्चे समझ नहीं सकते। मैं उस दिन चूँकि मैं क्लास में पढ़ाता भी था, तो आप यकीन मानेंगे कि उस दिन ना 9th ने, ना 10th ने, ना 8th ने, 4th क्लास के बच्चों ने जब मैं उनकी क्लास में गया तो उन्होंने कहा कि सर वो बताइए जो आप सुबह बता रहे थे कि वो गुड़ की मिठाई कैसे बना सकते हैं घर में। तो मुझे बहुत खुशी हुई और मुझे ये समझ में आया कि सही बात को तो हर आदमी समझ सकता है और ये भी पकड़ में आया कि फिर इसका मतलब ये बात सिद्ध होती है कि समझने वाली जो चीज़ हमारे अंदर है, वो उसका शरीर से कोई ख़ास लेना-देना नहीं है। भाषा में कुछ फ़र्क हो सकता है वो उस भाषा के उस स्तर को ना समझते हों। लेकिन जो भाव की बात है और कोई बात अगर वाक़ई बहुत जमदार है, तो कोई भी उसको समझ सकता है। तो उसके बाद कम से कम उस क्लास ने उस स्कूल में जब तक मैं रहा तो ये बर्थडे वाला खेल हमने बंद करवाया और अ, तो ये जो स्कूल अभी हमारा सिस्टम चल रहा है, देखिए 2 तरह के स्कूल चल रहे हैं। तो अभी एक मान भय की बात हो गई, अब मैं थोड़ा-सा इसको मनी माइंडेड की बात कर रहा हूँ। ये हिंदुस्तान कभी वो देश है जिसमें ये कहावत चल देखिए कहावतों से किसी समाज की मानसिकता का पता चलता है। तो एक ज़माने में इस देश में कहावत थी कि पैसा हाथ का मैल है और ये एक सामान्य कहावत थी जो लगभग पूरे भारत में सभी लोग इसको कहते थे। तो ये एक प्रकार की मानसिकता थी। वो कैसे बनी वो एक अलग बात हो सकती है। आज इस देश में बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया वाली मान्यता तो जब किसी समाज की मान्यताएँ चेंज हो जाएँ, तो आप समझिए कि उस समाज की शिक्षा की पूरी प्रणाली में काम कर गया। तो अगर हम बोलें कि भई ये जो आधुनिक शिक्षा प्रणाली है इसने क्या बड़ा बदलाव किया, तो हमारी मान्यताएँ बदल गई हैं। एक समय हम कहते थे कि पैसा हाथ का मैल है, तो अब देखिए कि स्कूल कैसे इसको बढ़ावा दे रहे हैं। अभी हमारे पास 2 तरह के मोटे तौर पे 2 तरह के स्कूल्स हैं। एक स्कूल वो है जिसको हम सरकारी स्कूल के तौर पे जानते हैं। एक आध स्टेट 1-2 स्टेट में छोड़ दें, तो सरकारी स्कूल की हालत किसी भी रूप में बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती, है ना? कम से कम ये तो नहीं कहा जा सकता कि वहाँ पे एक साफ-सुथरा आदमी एक ठीक-ठाक बच्चे को पढ़ा सकता है। तो सरकारी स्कूल में मिड डे मील दिया जा रहा है, तमाम तरह की सुविधाएँ दी जा रही हैं, उनको टेस्ट भी दी जा रही है। तो एक समाज का बड़ा वर्ग है ये जो बच्चा है जो क्लास नर्सरी से लेकर लगातार सरकारी मिड डे मील खा रहा है या लगातार सहायता ले रहा है, तो इसका अपने प्रति क्या भाव जाने वाला है, अपने माता-पिता के प्रति क्या भाव जाने वाला है और पैसे को लेकर इसकी क्या भाव जाने वाला है, एक बात। दूसरी तरफ दूसरी तरफ पब्लिक स्कूल्स हैं, जिसमें बहुत सेंसिटिव लोग भी हैं, बहुत मेहनती लोग भी हैं। हमारे कई मित्रों के पब्लिक स्कूल हैं, पर मुझे ये लगता है कि थोड़ा ध्यान नहीं रखा जाता कि फाइनली हम कौन-सी मानसिकता विकसित कर रहे हैं। तो आप ये देखिए कि एक पब्लिक स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा को ये लगता कि अगर वो 5 साल इस स्कूल में रह गया तो उसकी एक मानसिकता में ये फिक्स होने वाली बात है कि बिना पैसे के कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि एक पब्लिक स्कूल में आपको प्रोजेक्ट करना है तो पैसा चाहिए। आपके स्कूल में कोई प्रोग्राम होने वाला है सब एनुअल डे का कोई तो उसमें पैसा चाहिए, है ना? बाकी फीस-वीस का पैसा तो चाहिए, है ना? बच्चे को पिकनिक जाना है तो पैसा चाहिए। तो पब्लिक स्कूल का बच्चा ये मानसिकता में ये आता है कि पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है और एक सरकारी स्कूल के बच्चे के मन में एक प्रकार की हीनता आ जाती है कि हमारे पास पैसा नहीं है, तो मैं बाद में तो फाइनली अगर मानसिकता के रूप में देखा जाए तो दोनों एक ही पलड़े में आ रहे हैं। दोनों ही पैसे को बहुत इम्पोर्टेंस देने वाले हैं अपनी ज़िंदगी में। तो मध्य दर्शन के बाद
ये समझ में आया कि कोई भी शिक्षा हो, है ना? उसमें आप देखेंगे कि पूरे एग्जिस्टेंस को बाबा नागराज जी जिस तरह से दिखाते थे कि भाई पूरा एग्जिस्टेंस को आप देखेंगे तो 4 भागों में दिखता है। एक एक मैटर है, पदार्थ है, परमाणु से बना हुआ पदार्थ है। एक पेड़-पौधे हैं जिसको वनस्पति जगत कहा जाता है। एक फिर जीव-जंतु हैं जिसमें तमाम प्रकार के प्राणी आ जाते हैं और फिर एक मानव है। तो अब अगर ध्यान से देखेंगे तो परमाणु के संसार में कोई सीखने की जगह नहीं है। वनस्पति जगत में भी एक आम को आम की तरह होने के लिए कोई सीखने की जगह नहीं है। पशुओं में कुछ सीखना शुरू होता है, लेकिन क्या सीखना शुरू होता है? पशुओं में स्किल्स का सीखना शुरू होता है। शेर का बच्चा शिकार करना सीखता है, चिड़िया का बच्चा उड़ना सीखता है, बंदर का बच्चा चढ़ना सीखता है, खाना ढूंढना सीखता है, शाकाहारी का बच्चा खाना ढूंढना सीखता है, शिकारी से बचना सीखता है। ये वो स्किल नहीं सीखेगा तो जिंदा नहीं रहेगा। तो ये जो सीखना शुरू हो रहा है ये बेसिकली स्किल का पार्ट है और स्किल बेसिकली जिंदा रहने के काम में आती है। आदमी भी बहुत सारी स्किल सीखता है, खाना उगाना सीखता है। एक जमाने में जब वो खाना उगाना सीखता है, खाना बनाना सीखता है ना? आज हम कंप्यूटर सीख रहे हैं, गणित सीख रहे हैं, भूगोल सीख रहे हैं। तो ये समझ में आता है कि ये जो भी हम पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं जिसको सो कॉल्ड हम एजुकेशन बोल रहे हैं, बेसिकली वो एक स्किल का पार्ट है। क्योंकि कोई भी पढ़ाई करने के बाद आप करने वाले क्या हो? या तो आप सर्विस करोगे या बिजनेस करोगे। कोई भी सर्विस करोगे, कोई भी बिजनेस करोगे, उससे पैसा ही कमाओगे और पैसा कमा करके आप जो भी खरीदोगे वो आपके शरीर को जिंदा रखने के काम में आएगा। कुछ बेहतर ढंग से जिंदा रह पाएंगे, कुछ थोड़ा कष्ट के साथ रह पाएंगे। तो पैसे की कमी से आपके जीने में दिक्कत होगी, जिंदा रहने में दिक्कत होगी। पैसे की अधिकता से आप थोड़ा लग्जेरियस भी जी सकते हैं। और ये भी देखने में आया कि बहुत ज्यादा लग्जेरियस जीने के बाद फिर जिंदा रहने में भी दिक्कत आने लगती है। तो मानव भी सीखता है। तो क्या मानव केवल स्किल सीखने वाली चीज है? तो पूरी एजुकेशन सिस्टम में एक आदमी स्किल सीख रहा है और एक आदमी की मानसिकता है। क्योंकि आदमी का जो पूरी अभिव्यक्ति है, आदमी का जो पूरा आचरण है, वो आचरण उसकी मानसिकता पे निर्भर है। और मोटे तौर पे, ऐसे तो बहुत बारीक बात हो सकती है, पर मोटे तौर पे आदमी की मानसिकता को हम 3 जगह चेक कर सकते हैं। नंबर 1, वो पैसे को यानी कि धन को कैसे देखता है, उसका धन के प्रति क्या दृष्टिकोण है। नंबर 2, उसका स्त्री पुरुष संबंध के प्रति क्या दृष्टिकोण है। तीसरा, वो मानव का उसका दूसरे मानव के प्रति क्या दृष्टिकोण है और प्रकृति के साथ उसका क्या दृष्टिकोण है। तो सारी शिक्षा का लब्बो-लुभाव ये है, तमाम तरह के प्रयासों के बावजूद आप इन 3 जगहों पे देखेंगे तो मानव की मानसिकता चेक हो जाती है। अब एक बच्चा बहुत अच्छा मैथ्स पढ़ रहा है और एक बच्चा बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं कर पा रहा है। जिसने बहुत अच्छी पढ़ाई की है वो या तो कोई अफ़सर बन जाएगा, डॉक्टर बन जाएगा, इंजीनियर बन जाएगा। जिसने पढ़ाई नहीं की है वो मैकेनिक बन जाएगा, वो सब्जी वाला बन जाएगा। लेकिन अगर ये दोनों माइंड माइंडेड हैं, अपनी डिग्री के बावजूद, अगर ये मनी माइंडेड हैं, तो एक मैकेनिक अपनी मैकेनिक में जो है बेईमानी करेगा। एक आईपीएस ऑफिसर या एक सरकारी एक डॉक्टर जो है वो अपने काम में बेईमानी करेगा। इसलिए इस मनी माइंडेड आदमी वो वो सब्जी वाला बने तो वो सब्जी में कलर मिला देगा, और वो अगर नेता बने तो वो पुल में सीमेंट मिला देगा। अभी हमने बिहार में कुछ दिनों पहले देखा ही है। तो ये जो समस्या हमारे सामने आ रही है कि पूरा समाज तमाम प्रयासों के बावजूद, और खास तौर पर इस देश में, जिस देश में तमाम तरह के विद्वान और ऋषि और मुनियों के बारे में कहा जाता है, बुद्ध के बारे में कहा जाता है, ये देश जिसके, अब ये देखिए बहुत मजेदार बात ये है कि हम कैसे अपने बच्चों को डायलेमा में डाल रहे हैं। बच्चा क्लासरूम में किसकी फोटो देखता है? क्लासरूम में जो है वो भगत सिंह की फोटो देखता है, गांधी की फोटो देखता है, बुद्ध की फोटो देखता है। अब जब वो बाहर आ रहा है, तो वो क्या देख रहा है? वो ये देख रहा है कि जो धनी लोग हैं, उनका सम्मान ज्यादा है। तो स्कूल में वो गांधी को पढ़ के आता है। अब आप हमारे, और वो घर में आता है और घर की बातचीत देखिए। घर की बातचीत हो या पड़ोस की बातचीत हो या टीवी मीडिया हो, सब लोग किस चीज को प्रमोट कर रहे हैं? वो बड़ा आदमी बन गया है।
अभी एक ज़माने में अपने देश में बड़े आदमी का मतलब होता था कि वो समाज को कुछ दे रहा है और कम से कम भौतिक रूप से बहुत सादगी से रह रहा है। अभी बड़े आदमी का मतलब समाज से वो ले ही रहा है। आज जितने उद्योगपति हैं हमारे देश में, उनके तमाम कारखाने इस धरती को नाश मार रहे हैं, इस प्रकृति का नाश मार रहे हैं, पर वो हमारे आइकन हैं। तो एक बच्चा कंफ्यूज कंफ्यूज होने जा रहा है, क्योंकि स्कूल में गांधी जी हैं, स्कूल में जो है भगत सिंह हैं, घर में माता जी जो हैं भगवान राम और भगवान कृष्ण को पूजे बैठी हैं, या पैगंबर जी को पूजे बैठी हैं, या ईसा जी को पूजे बैठी हैं, है ना? ना भगवान बुद्ध ने, ना पैगंबर ने, ना ईसा ने, या जिसने भी है जो है उन्होंने संपत्ति छोड़ दी थी। और जब वो दैनिक जीवन में देखता है, तो दैनिक जीवन में वो क्या देखता है? दैनिक जीवन में वो यही देखता है कि जिसके पास पैसा है उसका सम्मान बढ़ रहा है, तो वो मनी माइंडेड क्यों नहीं होगा? हमारे घरों में सामान्यतः आप नोट कीजिए, जब भी शादी ब्याह होता है, कोई रिश्तेदारों का गैदरिंग होती है, किस आदमी का किस आदमी का सम्मान, किस आदमी की आवभगत ज्यादा हो रही है? एक बहुत अच्छी घटना मैं आपको सुनाता हूँ। बिहार के स्कूल में हमारे स्कूल के मतलब हमारे स्कूल में एक प्रस्ताव आया गांव की तरफ से कि आप अपने, क्योंकि हमारे बच्चे एनुअल प्रोग्राम बहुत अच्छा करते हैं, तो उन्होंने कहा कि इस एनुअल प्रोग्राम में किसी विधायक को बुलाइए, किसी राजनीतिक नेता को बुलाइए, तो वो आपके स्कूल को कुछ आर्थिक रूप से मदद भी कर देगा। पहली बार में ये प्रस्ताव ठीक ही लगा, क्योंकि स्कूल कुछ संसाधनों से जूझ ही रहा है। फिर ये बात हमारे शिक्षकों के बीच में ये विचार आया कि देखिए, आप अपने सब्जेक्ट में, जब आप अपने स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हैं, समझाते हैं, तो आप ये बोलते हैं कि ईमानदारी कोई बड़ी चीज़ है, सत्यवादिता कोई बड़ी चीज़ है। आप उसे बुद्ध के बारे में बता रहे हैं, जयंती यहाँ गांधी की मनाई जा रही है या तमाम महापुरुषों की मनाई जा रही है। और जो भी विधायक आपके आने वाले हैं, उसके बारे में उसके बारे में हम सब जानते हैं। तो जब ये विधायक आएगा और जब आप पूरा गांव इसके पैरों पे झुकता हुआ नजर आएगा, जब आप इसको मालाएं पहना रहे होंगे और तमाम तरह की औपचारिकताएं कर रहे होंगे, तो ये आपका बच्चा आपके ऊपर कुछ भरोसा करेगा या नहीं करेगा? तो हमने अपने बच्चों के ऊपर से अपना भरोसा खो दिया है। क्यों खो दिया है? क्योंकि हम कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। इसलिए उसको सलमान खान पे ज्यादा भरोसा है, उसको क्रिकेटर पे ज्यादा भरोसा है, क्योंकि वो जो बोलता है वो करता दिखता है थोड़ा सही से, क्योंकि उसके घर में तो वो जाता नहीं। तो ये जो मनी माइंडेड का खेल है, ये जो धन के प्रति मानसिकता का खेल है, ये हमारे घरों से भी बच्चे को जा रही है, ये हमारे स्कूलों से भी बच्चों को जा रही है, टीवी मीडिया तो इसको पुष्ट कर ही रहा है। फिर आती है स्त्री पुरुष संबंध की बात। आज अगर आप एक सामान्य युवा को देखेंगे, जो 20-22 साल का हो जाता है, वो एक स्त्री पुरुष संबंध को सिवाय सेक्स के आधार पे पहचानता है। और मोबाइल टीवी तो है ही। तो अब इस मानसिकता का आदमी अपनी कैसे आने वाले अपने संबंधों में न्याय कर पाएगा? क्योंकि वो अपनी पत्नी को अब साथी के रूप में नहीं देख पाता है। हमारी एजुकेशन में कोई ऐसा सिस्टम भी नहीं। हाँ, फिर वो क्या कहते हैं, वो एडल्ट एजुकेशन के नाम पे कुछ बातें होती हैं, लेकिन वो उसका कोई आधार नहीं है। एडल्ट एजुकेशन का मतलब इतना ही है कि वो एक 8वीं के बच्चे को स्त्री पुरुष के अंगों को समझा देते हैं। तो ये जो हमने बच्चों के अंदर भेद बहुत पैदा कर दिए हैं, तो वो हर चीज को भेद से पहचान रहा है। तो क्या है कि जब हम वस्तुओं के साथ काम करने जाते हैं तो तुलना करनी पड़ती है ना? बड़ी अलमारी चाहिए कि छोटी अलमारी चाहिए, है ना? बड़ी चादर चाहिए कि छोटी चादर चाहिए, सफेद चादर चाहिए कि काली चादर चाहिए। लेकिन जब हम इन्हीं तुलनाओं को जब हम आदमी के साथ करने लगते हैं, हम आदमी को बड़ा छोटा बता देते हैं, हम औरत आदमी को कम ज्यादा बता देते हैं। और हमारे तो विलोम शब्द भी ऐसे हैं, स्त्री का उल्टा पुरुष, रात का उल्टा दिन। तो ये जो मॉडर्न एजुकेशन है, ये हर चीज को एक दूसरे के संघर्ष में दिखा रही है। और स्त्री पुरुष एक दूसरे के उल्टे हैं, घर में वो रोज देखता ही है, उसको लगता ही है उसको लगता ही है कि स्त्री पुरुष वाकई एक दूसरे के विरोधी है। तो ये हमने जो ये विरोधाभास में जीना बच्चों को सिखा दिया है ना?
हम ये नहीं बताते कि स्त्री पुरुष अल्टीमेटली एक ह्यूमन है, और इस धरती पे, इस प्रकृति में कोई भी चीज एक दूसरे के विरोध में नहीं है, वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट में है। लेकिन हम इस तरह से हमारी भाषा हो गई है ना? एक छोटा आदमी है, एक बड़ा आदमी है। हम ये नहीं बोलते कि एक छोटा पदाधिकारी है, एक छोटा पदाधिकारी हो सकता है एक। तो ये जो हम स्पष्टता नहीं बोलते हैं, जो हम स्पष्ट शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर पाते, तो एक शिक्षक के रूप में आपको ये बहुत ध्यान देना पड़ता है। जब मैं शिक्षक की बात कर रहा हूं, तो अब मैं स्कूल से बाहर हो रहा हूं। एक 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 माता पिता भी शिक्षक हैं, बड़ा भाई भी शिक्षक है, आप अपने अड़ोस पड़ोस के बच्चों के लिए शिक्षक हैं ही। तो जब मैं शिक्षक की बात कर रहा हूं, तो पहला ध्यान ये देने की जरूरत है कि आपका हर बोला हुआ शब्द किसी के लिए कोई प्रेरणा का कारण हो ही सकता है। अपने देश में तो लोग पेड़ों से और पशुओं से प्रेरणा लेने की कहानियां बहुत सुनी जाती हैं। तो आदमी तो जिंदा आदमी है, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई आदमी किसी से प्रेरणा ना ले। तो क्या हम अपने बोलते समय, अपने बच्चों के आगे बोलते समय ये ध्यान रख पाते हैं क्या? जैसे उदाहरण के लिए, एक समय हमारे जब बहुत छोटे बच्चे होते हैं, तो हमने कहा घूमने जाना है या किसी के घर जाना है, तो बच्चे के लिए घूमना ही पर्याप्त है। अब उसके लिए उसके आगे पीछे कोई सोचने की जगह नहीं है, उसके लिए कोई, उसके पास एकमात्र योजना है कि आज घूमने जाना है। अब उसने जो कपड़े पहने हैं, माता को ये जिद है कि ये कपड़े तो बदलने हैं, बच्चे को जिद है कि क्या बदला जाए, उसको तो जल्दी है घूमने की। तो फिर माता जी के शब्द होते हैं कि देखो अच्छे कपड़े पहनने चाहिए, नहीं तो लोग आपको गंदा कहेंगे। अब बोलने को तो बोल दिया, लेकिन क्या लेकिन क्या उस बच्चे के अंदर क्या बैठ गया? तो हमने अपने घर में कहा कि देखिए ये बोला जा सकता है, ये भी ठीक है। देखिए मैं बहुत व्यवहारिक की बात कर रहा हूँ कि ठीक है कि एक बच्चा जो घर में अभी मिट्टी में खेल रहा था, उसी कपड़े में, तो जाहिर सी बात है कि आप उसे किसी शादी ब्याह में नहीं ले जाएंगे। पर अगर हम सचेत हैं इस रूप में कि मैं जिंदा आदमी हूँ, वो भी एक जिंदा चीज है, और वो सुनता है, वो समझता है, वो अपने निष्कर्ष निकालता है, तो हमको बोलने में बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है। तो ये भी बोला जा सकता है कि देखो साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए, है ना? ये कपड़ों में थोड़ा मिट्टी लग गई है, इस मिट्टी से किसी और की मिट्टी लग सकती है। और भी बहुत सारी बातें बोली जा सकती है, पर कुल मिला के ये जो हमने ऊंच नीच भर दी है, ये जो छोटा बड़ा भर दिया है, इसकी हमारी शिक्षा में कहाँ आवश्यकता है, कहाँ कहाँ जगह है? हमारी किताबें देखिए आप, विकसित देश हैं, विकासशील देश हैं। तो क्या, अगर एक शिक्षक अवेयर है, या घर में भी हम बोलते ही हैं। देखिए ये विकास शब्द तो मजेदार हो गया है, मतलब मुझे लगता है कि आज ये कुरान गीता से भी पवित्र शब्द है ना? विकास के खिलाफ तो आप कुछ बोल ही नहीं सकते हैं, है ना? हमारे यहाँ हमको याद है कि हमारे यहाँ टिहरी में जब गंगा पे डैम बन रहा था, तो सबको विकास विरोधी बता दिया था। आज देश विरोधी बता दिया जाता है। तो ये जो विकास है ना, क्या हम इस शब्द का कोई इस्तेमाल ठीक से कर पाते हैं कि नहीं कर पाते, है ना? अगर हम इसका ठीक से इस विकास शब्द से आज अगर हम ठीक से इस्तेमाल कर पाते, तो मुझे लगता है कि इस देश की जनता में कोई एक बात होती जो अपने लोगों से सवाल पूछ सकती, है ना? मैं एक बहुत मजेदार उदाहरण देता हूँ मैं आपको कि मैं हरियाणा के भी एक गांव में जाता हूँ और बिहार के भी एक गांव में जाता हूँ, यूपी के भी कुछ गांवों में गया हूँ। तो हरियाणा के गांव कमोबेश भौतिक रूप से ज्यादा संपन्न दिखते हैं, जिस खास तौर पर जिस गांव में मैं जाता हूँ। वहाँ लंबी चौड़ी सड़कें हैं, स्ट्रीट लाइट है, नेटवर्क है, मोबाइल लोगों के पास है, गाड़ियां हैं। सो कॉल्ड जिसको विकास आज बोला जाता है, वो वहाँ पिछले 10-1 साल से पर्याप्त है। ऐसे ही जब मैं यूपी के कुछ गाँव में जाता हूँ, तो वहाँ की हालत भौतिक रूप से बहुत परेशानी करने वाली है। सड़क नहीं है, बिजली भी नहीं है, सरकारी मतलब कोई ऐसी स्वास्थ्य सुविधाएं भी नहीं है, सड़कें बहुत खत्म हैं, 10 तरह की चीजें हैं। लेकिन बहुत मजेदार बात यह है कि पिछले उस हरियाणा के गांव में भी हर बार नेता विकास के नाम पे वोट मांग ले जाता है, और उस गांव में भी जहां अभी बिजली नहीं आई पिछले 10 साल से, वो भी विकास के नाम पे वोट ले जाता है, और दोनों जगह वो विकास के नाम पे वोट ले ही जाता है। तो गांव का आदमी ये नहीं पूछता कि भैया इस गांव में सड़क आ गई है, बिजली आ गई है। तो ये जो वर्गीकरण करना है कि हाँ ठीक है, गांव में सड़क आ जाएगी, ये एक ठीक बात है, इससे थोड़ा सुविधा हो जाएगी, पर इससे हम विकसित हो जाएंगे, इस पे कभी कोई सवाल खड़ा करना हमने सिखाया नहीं।
इसलिए हमारे लोग सवाल नहीं कर पाते, क्योंकि हमने बचपन से सवाल करना सिखाया है ना? हमने फॉलोवर बनाए हैं, हमने पहले अपने बच्चे फॉलोवर बनाए हैं, और ये जो संबंधों के बीच में जो ये प्रॉब्लम है आज, जो हमारे पति पत्नी के बीच में, पति पत्नी के बीच में, भाई भाई के बीच में, तमाम मानवीय संबंधों के बीच में ये जो बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, ये प्रॉब्लम ही ये आ रही है कि मुझे आपको अपने हिसाब से चलाना है, मुझे आपको अपने हिसाब से चलाना है, कोई किसी के हिसाब से चलना नहीं चाहता। तो हम फॉलोवर बनाने में बहुत यकीन रखते हैं, हम दूसरे को प्रभावित करने में बहुत यकीन रखते हैं, और हम बचपन से ये बच्चे को ट्रेनिंग देते ही हैं, अच्छा गाना गाओ, चमकीले कपड़े पहनो, जो भी है। तो कब हम बच्चों को ये बता पाए, है ना, कि कपड़ा पहनना वो सुंदर हो ही सकता है ना, लेकिन सुंदर लगने से पहले वो कंफर्टेबल भी होना चाहिए, और जो भी आपको ठीक लगता है आप पहन ही सकते हैं, है ना, हजारों प्रकार के डिजाइन हैं, आप नए डिजाइन भी बना सकते हैं। पर जब आप दूसरे को प्रभावित करने के लिए बना रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपके दिमाग में हमेशा उथल पुथल मची रहेगी कि दूसरा प्रभावित हुआ या नहीं हुआ। तो ये जो हम फॉलोवर बनाने के लिए ट्रेंड हो गए, हम फॉलोवर बनते हैं, फॉलोवर बनाते हैं, हम अपने बच्चों को भी फॉलोवर बनाते हैं, हम बच्चों को सवाल नहीं पूछने देते, है ना। हाँ, ये ठीक है कि आजकल कुछ एक तरीके से कहा जाए कि मॉडर्निटी के नाम पे हम भी बोलते हैं कि हाँ, बच्चों को सवाल बहुत करने चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसका नुकसान दूसरा ये है कि फिर वो ऐसे सवाल करता है, वो इतने सवाल करेगा कि वो सवाल भी नहीं सुनेगा। जैसे उदाहरण के लिए सिद्ध के स्कूल में एक ये थ्योरी आई कि बच्चों को सवाल पूछने चाहिए, तो बच्चों को इस बात के लिए खूब ट्रेंड किया गया। अब स्थिति ये थी कि आप क्लास में गए और उन्होंने बम्बार्डमेंट जैसा कर दिया, वो सवाल नहीं पूछेंगे, जवाब नहीं सुनेंगे। तो हम ट्रेंड बहुत करते हैं, फिर इसके नाम पे ट्रेंड करते हैं, फिर उसके नाम पे। तो उन्होंने कहा कि प्रश्न ही पूछने देना चाहते तो आप प्रश्न ही पूछिए। तो ये बहुत धैर्य की बात है, क्योंकि अभी हम ये नहीं पकड़ पा रहे हैं कि जिंदा आदमी, जिस तरह से आम के पेड़ की कोई निश्चित डिजाइन है, इस धरती पे आम का पेड़ जहां भी होगा वो आम का ही होगा, उसके साइज में फर्क हो सकता है, उसके उसके थोड़ा क्या बोलते हैं, स्वाद में फर्क हो सकता है, पर वो आम का ही रहने वाला है। साइज का फर्क भौगोलिक वातावरण से होगा, स्वाद का फर्क भौगोलिक वातावरण से होगा, पर वो आम का ही पेड़ है। ऐसे ही आदमी का भी कोई निश्चित एक डिजाइन होगा ही। एक आदमी, जैसे हम यहाँ बोल सकते हैं कि यहाँ बैठे आदमी को रोटी पसंद है, अमेरिका में बैठे जॉर्ज को पसंद होगी कि नहीं, हम नहीं बोल सकते। लेकिन हम ये बोल सकते हैं कि एक आदमी जो हिंदुस्तान में बैठा है, अगर उसको आप थप्पड़ मारेंगे तो उसको बुरा लग सकता है, ऐसे ही जॉर्ज को भी थप्पड़ मारेंगे तो उसको बुरा लग सकता है। तो मानव भाव रूप में तो एक जैसा ही है। तो ये जो हम बहुत बच्चों में बहुत क्लैरिफिकेशन करते हैं, इससे बहुत नुकसान हो जाता है कभी कभी बहुत। तो क्या हुआ है, तो अब ये समझ में आया कि इस सारी गड़बड़ी का सूत्र कहाँ है। अगर मोटे तौर पे देखा जाए तो मोटे तौर पे कहा जाता है कि मॉडर्न एजुकेशन इस पूरी गड़बड़ी का स्रोत है। लेकिन ये भी अपने आप में फैक्ट है कि मैकॉले के आने से पहले, ओके ठीक, तो ये भी एक फैक्ट है कि मैकॉले के आने से पहले भी इस देश में बहुत सारी गड़बड़ियां थी ही। तो बात तो मूल दो दो एक मतलब मैं इसके पीछे ये बात करना चाहता हूँ कि आदमी को समझना बहुत जरूरी है, आदमी का कोई यूनिवर्सल डिजाइन है एक बात, और सारे मूल में गड़बड़ी इतनी है, ये जो हमने शासन करने को बहुत रियल मान लिया है, इससे पूरी पूरी की पूरी सिस्टम में गड़बड़ी आती है। तो जैसा स्मृति जी ने कहा कि मुझे अब कंक्लूड कर लेना चाहिए, तो कंक्लूजन के रूप में इतना ही है कि हमको इस बात को रखने में करीबन 3 से 7 दिन लग जाते हैं, और ऋषिकेश में इस लॉकडाउन के दौरान हमने अब अपना एक छोटा सा एक स्थली, एक छोटा सा जगह बनाना शुरू किया है, नदी के किनारे पे है, छोटी सी जगह है,
वहाँ पर हम अब शिक्षा के काम को ही आगे बढ़ाएँगे। आप सभी लोगों का वहाँ पर स्वागत होगा। तो इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। नमस्कार।